बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर्स आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गए होंगे। हमने पिछली दफ़ा मैट्रिसेस के हवाले से कुछ थोड़ा सा पढ़ा था और वो तो आपने पहले भी क्योंकि पढ़ा हुआ है और बहुत सिंपल है, इसलिए आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। उसी के हवाले से हम कुछ थोड़ी सी डेफिनेशंस मज़ीद पढ़ेंगे और फिर हम उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सोल्यूशन की बात करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्योंकि मैट्रिसेस यूज़ होती हैं, इसलिए इनके मुतालिक जो है थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको मैं रिवाइज कराना चाहती हूँ ताकि आप उसको आसानी से मेथड्स को समझ सको। तो हम जो थे हम पहुँचे हुए थे कुछ मैट्रिसेस की डेफिनेशंस के हवाले से। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या डेफिनेशन है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर ज़ीरो। ठीक है, डायगोनल जो है मैट्रिक्स का उसका हर लाइन में जो जैसे A11 है, A22 है, A33 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर ज़ीरो, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है कि आपके उसमें डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल एलिमेंट से नीचे जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं अगर वो नॉन ज़ीरो हों, मतलब ये है कि उसमें कुछ ज़ीरो हो सकते हैं कुछ नॉन ज़ीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर नीचे मैट्रिक्स और ऊपर जो है वो सारे के सारे ज़ीरो हों तो वो आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, और अगर उसके बिलो द डायगोनल जो है वो एलिमेंट सारे के सारे ज़ीरो हों तो फिर वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि अगर आपके पास एक एल मैट्रिक्स है तो हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वो क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है जिसमें आपके डायगोनल से ऊपर जो है वो एलिमेंट वो सारे के सारे ज़ीरो हों। फर्स्ट करें यहाँ पे एक एलिमेंट है A11 है और यहाँ पे A21 है। अगर 3×3 की मैट्रिक्स में ले लूँ तो ये ज़ीरो हो सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का और थर्ड एलिमेंट जो है ये ज़ीरो होंगे। यहाँ पे ये एलिमेंट जो है आपका डायगोनल में A22 नॉन ज़ीरो है, ये ज़ीरो होगा। यहाँ पे A32 है और A33। ठीक है, बेशक ये एलिमेंट एक इसका जो है वो ज़ीरो है लेकिन इससे ये डायगोनल एलिमेंट हैं और ये उसके लोअर एलिमेंट हैं, ये नॉन ज़ीरो हैं, तो ये आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह से लेट अस से मैं 4×4 की मैट्रिक्स ले लूँ तो मेरे पास क्या है कि A11 नॉन ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। इसके अलावा A12, A13, A14, ठीक है, और A22 आपका नॉन ज़ीरो है, A23 आपका नॉन ज़ीरो है, A24 आपका नॉन ज़ीरो है। इसी तरह से ये आपके पास ज़ीरो होगा, A33 नॉन ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो हो सकता है, और ये और देन A44। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो सारे के सारे जो हैं और उससे ऊपर जो है ये मैट्रिक्स आपकी नॉन ज़ीरो। बेशक इसमें कुछ एलिमेंट्स आपके ज़ीरो हो सकते हैं लेकिन सारे नहीं हैं, लेकिन क्या है कि लोअर में ये सारे के सारे एलिमेंट आपके ज़ीरो हैं, तो ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। जब हम सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब करेंगे तो हम अपनी मैट्रिसेस को अपर ट्रायंगुलर में या हम डायगोनल मैट्रिक्स में जो है कन्वर्ट करेंगे और फिर वहाँ से हम सोल्यूशन निकालेंगे। इसलिए इनकी नॉलेज या इनकी रिवीजन जो थी वो आपके लिए ज़रूरी थी। डायगोनल एलिमेंट्स आर द लाइन ऑफ एलिमेंट्स AII फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है कि आपकी अपर लेफ्ट जो है वहाँ से लोअर राइट तक सारे के सारे जो हैं AII मीन्स के 1 है तो दूसरा भी 1 है, A22 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और फोर्थ रो फोर्थ कॉलम जो हैं ये एलिमेंट जो हैं ये डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। इफ ओनली द डायगोनल टर्म्स आर नॉन ज़ीरो, ठीक है, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मैं अगर आपकी डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे करूँ तो लेट अस से मैं उसको D कह लेती हूँ, तो फिर क्या है
ये है A11, ये 0 0 0, यहाँ पे भी 0 होगा। A22, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। A33 0, देन 0 0 0, A44, ये कोई भी रियल नंबर्स हैं, ये A11, A22, A33, A44। अगर ये सिर्फ ये एलिमेंट्स जो हैं नॉन ज़ीरो हैं, बाकी ऊपर भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, नीचे भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स के ज़ीरो हैं, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। व्हेन द डायगोनल एलिमेंट्स आर ईच इक्वल टू यूनिटी, इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर ये एलिमेंट्स जो सारे के सारे अगर 1 हो जाते हैं, A11 इज इक्वल टू 1, A22 इज इक्वल टू 1, A33 इज इक्वल टू 1 और A44 इज इक्वल टू 1, अगर ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं इक्वल टू 1 हो जाते हैं और ये बाकी सारे 0 हैं, तो वो आपकी जो मैट्रिक्स है दैट इज विल बी कॉल्ड एज द यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वल टू यूनिटी व्हाइल ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। ये आइडेंटिटी मीन्स 1 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यहाँ पे जो मैंने मैट्रिक्स आपको बताई वो 4x4 की है, तो इसका ऑर्डर जो है वो दैट इज 4। तो इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स है उसकी जो है वो ऑर्डर n होगा। फॉर एग्जांपल अगर I44 है तो मैंने आपको ये अभी भी लिख के दिखा दी। लेट अस से ये आपके पास है 1 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे ये है 0 0 0 1 0, देन 0 0 1, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स आर दोस matrices that have non-zero elements only on the diagonal and in the position adjacent to the diagonal. ठीक है, they will be special importance in certain partial differential equation। हम जब partial difference equations लिखेंगे, differential equations को जब हम करेंगे तो एक diagonal element होगा, एक उसके साथ का एडजेसेंट एलिमेंट इधर होगा, एक एडजेसेंट एलिमेंट इधर नॉन जीरो होगा, बाकी तमाम की तमाम जो है मैट्रिक्स वो आपकी जीरो होगी। सो दे आर स्पेशल इंपॉर्टेंस इन सर्टेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। एन एग्जांपल इज दैट कि आपके पास क्या है, यहाँ पे हम लेटर से 4x4 की मैट्रिक्स ही देख लेते हैं। तो हमारे पास नॉन जीरो क्या होगा, ये जो ए लिख रही हूँ ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, नॉन जीरो होंगे। A11, A12, इसी तरह से A21, A22, A23, फिर 0, A32, A33, A34, फिर ये 0 है, ये 0 है, A43, A44 और बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आपके वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये तो ये मैट्रिक्स जो है ये आपकी क्या है, ट्राई डायगोनल। ट्राई डायगोनल का मतलब है कि 3 डायगोनल्स, इसके डायगोनल और उसके एडजेसेंट, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट के इस तरफ भी नॉन जीरो है, इस तरफ आपका इस वक्त नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ देखिए कि जो सेंटर के एलिमेंट्स हैं, A22 है तो इसके साथ A23 भी नॉन जीरो है, A21 भी नॉन जीरो है, इसी तरह से A33 है तो 34 भी नॉन जीरो है, 32 भी नॉन जीरो है, और फिर यहाँ पे 4 है डायगोनल एलिमेंट है, तो इसके क्योंकि इससे आगे एलिमेंट्स हमारे पास है नहीं, तो यहाँ से इसका जो लेफ्ट एलिमेंट है वो नॉन जीरो है। अगर इसका एलिमेंट होता तो ऑब्वियसली वो भी नॉन जीरो। तो अगर n/n की मैट्रिक्स है तो सिर्फ फर्स्ट रो और फिर लास्ट रो जो है उसमें आपके पास 2 एलिमेंट्स होंगे, बाकी हर रो में आपके पास 3 एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, एक डायगोनल और डायगोनल के एडजेसेंट 2 एलिमेंट। तो ये जो है मैट्रिसेस ये ट्राई डायगोनल मैट्रिसेस कहलाती हैं। इसी तरह पेंटा डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होंगी कि अगर एक सेंटर के डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे और 2 इस साइड पे और 2 इस साइड पे आपकी जो है वो मैट्रिसेस के एलिमेंट जो हैं वो नॉन जीरो होंगे, तो वो पेंटा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। सो यहाँ पे आपके पास ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है। व्हेन अ मैट्रिक्स इज स्क्वायर, ठीक है, ए क्वांटिटी कॉल्ड इट्स ट्रेस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल। ठीक है, कोई जब मैट्रिक्स आपकी कोई भी n/n ऑर्डर की होगी, लेट अस से कि हमारे पास अगर 4x4 की मैट्रिक्स है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स A जो है
वो क्या है, आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, लेट अस कंसीडर अगेन 4x4 मैट्रिक्स। तो आपके पास A11, A12, A13, A14, A21, A22, 23, 24, इसी तरह से A31, A32, A33, A34, देन फोर्थ रो जो है A41, A42, A43 एंड A44। अगर आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है तो इसकी जो ट्रेस होगा उसको हम लिखेंगे TR ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, ये ट्रेस जो है वो आपके पास, जब आप वेक्टर्स को और मैट्रिसेस को जब आप लिखोगे, हाथ से लिखोगे, यहाँ तो मैंने ये सबस्क्रिप्ट जो है बोल्ड कर दी हैं। ठीक है, आप देखिए कि A जो है वो इतना मोटा सा मैंने लिखा है, बोल्ड किया हुआ है, लेकिन जब आप अपने हाथ से लिखोगे तो आपको हमेशा इसके नीचे एक जो है लाइन लगानी चाहिए वेक्टर के लिए। और जब आप मैट्रिसेस की बात करते हैं तो फिर आपको 2 लाइनें लगाएंगे, तो उससे एक शो हो जाएगा कि ये आप मैट्रिक्स लिख रहे हैं या आप वेक्टर लिख रहे हैं। मैट्रिक्स लिखने के लिए 2 लाइनें लगाएं और वेक्टर लिखने के लिए आप 1 लाइन लगाइए। सो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस A44। ठीक है, ये आपका ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। अगर कोई मेरे पास मैट्रिक्स है ऐसे कि जिसको मैं कोई नंबर्स दे देती हूँ, लेट अस से यहाँ पे 2 है, 3, 4, 6, 2, 4, 5, 7, 3, 9, 7, 2 एंड 2, 1, 1, 3। ये मैट्रिक्स है मेरे पास, तो इसका ट्रेस क्या होगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A जो है वो आपके पास है 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 3, 7, 10, 10 और 4, 14 और 16। तो ये आपका इस इक्वेशन का ट्रेस जो है ये हो गया। और अगर ये मेरे पास ऐसे है कि यहाँ पे ये -4 है, यहाँ पे -7 है, -2 है, यहाँ पे -1 है, तो इसका ट्रेस क्या होगा? ये A डैश मैट्रिक्स कह दूं इसको, तो ट्रेस ऑफ A डैश मैट्रिक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस -4 प्लस -7 प्लस 3। तो ये आपके पास आ जाता है 2 -4 -7 प्लस 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 और 4 -11 में से आपके पास ये गया तो 8 आ गया, -8 और -6। ठीक है, तो आपके पास जो है वो 6 हो गया। ठीक है, और विद नेगेटिव साइन, तो ट्रेस इसका जो है वो -6 हो जाएगा। सो इस तरह से हम जो है वो ट्रेस जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी ट्रेस मैट्रिसेस के ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग में। सो ट्रेस जो है इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द नल मैट्रिक्स आर 0। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास A है तो इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होंगे। मैं 4x4 मैट्रिक्स, क्योंकि आसान है, बहुत बड़ी मैट्रिक्स हम नहीं लिखते, सो तमाम एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के जो हैं ये इस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और इसको अगर आप देखें तो ये 0 और इसके डबल इस तरह से कि 0 मैट्रिक्स भी इस तरह से भी लिखी जाती है। सो इफ अ मैट्रिक्स डिफाइंड बाय A इज इक्वल टू AIJ। अब I और J जो हैं वेरी कर रहे हैं फ्रॉम 1 to N और 1 to M। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है जिसके N/M मैट्रिक्स है जिसके N जो है कॉलम्स हैं और M जो हैं वो रोस हैं, तो आप जो है उसका ट्रांसपोज डिफाइन हो सकता है AD कि आप इसके एलिमेंट्स को चेंज, मतलब रोज को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे तो उसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई भी मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप देखिए, फिर मैं 4x4 ही मैट्रिक्स लिखूंगी, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31,
A32, A33, A34 and A41, A42, A43, A44। ये आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि पहला सबस्क्रिप्ट जो है उसकी रो को शो कर रहा है। फर्स्ट रो के एलिमेंट का पहला सबस्क्रिप्ट जो है 1 है और सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 है। इसी तरह से सेकंड जो सबस्क्रिप्ट है वो उसके कॉलम को शो कर रहा है। सो पहले कॉलम में सेकंड जो है सबस्क्रिप्ट है वो 1 है, सेकंड कॉलम में सेकंड सबस्क्रिप्ट जो है वो 2 है, इसी तरह से थर्ड कॉलम में सेकंड सबस्क्रिप्ट जो है वो 3 है। इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या है, ए और ट्रांसपोज इसका ऊपर सुपरस्क्रिप्ट लिखा जाता है। ट्रांसपोज को कुछ भी अगर आप टी लिखते हैं तो थोड़ा अंडरस्टूड होता है क्योंकि सब बुक्स में ऐसे ही लिखा होता है, लेकिन अगर टी के अलावा आप कोई और सिंबल लगाना चाहें तो फिर आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा कि इसका मतलब आपने इसका ट्रांसपोज लिया है, ठीक है। तो ए की जो है सुपरस्क्रिप्ट ट्रांसपोज में, तो ये इसका ट्रांसपोज है। और ट्रांसपोज में क्या है कि आपकी रोज जो हैं कॉलम में चेंज हो जाएंगी और कॉलम्स जो हैं उसकी रो में चेंज हो जाएंगे। सो हमारे पास ये क्या होगा, A11, A12, A13, A14, ठीक है। और फिर इसी तरह से आपकी जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो A21, A22, A23, A24। फिर इसी तरह से थर्ड रो थर्ड कॉलम में ट्रांसफॉर्म होगी तो A31, A32, A33, A34। देन आपके पास है ए फोर्थ रो जो है 41, A42, A43 एंड A44। तो ये आपकी मैट्रिक्स का ए का ट्रांसपोज जो है वो इस तरह से, तो इट मीन्स कि आपने पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम और फोर्थ रो को फोर्थ कॉलम बना दिया। सो आपकी जो है वो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज जो है वो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो। तो यहाँ देखिए कि अगर हम सबस्क्रिप्ट को देखें ना तो आई जे का जो ट्रांसपोज होगा वो जे आई हो जाएगा। जहाँ पे हमने जे जो है वो आपके पास अब जो है वो आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो है रोज जे को शो कर रही हैं और आई जो है वो उसके कॉलम को शो कर रहा है। द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ये तो ट्रांसपोज था। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है, आपने सिंपल नंबर्स में भी पढ़ा है कि इनवर्स के लिए आपके पास जो है अगर हम प्लस जो है एडिशन जो है वो ऑपरेटर यूज करते हैं तो ए और उसका माइनस ए जो है उसका इन्वर्स होता है कि उनका जो सम आपको मिलता है वो 0 होता है। एडिशन में आपके पास जो है 0 उसका इन्वर्स होता है। और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं नंबर्स को तो उसका अगर ए नंबर है तो उसका इन्वर्स जो होगा 1/a होगा और उसका जो प्रोडक्ट होगा वो आपको 1 मिलेगा। सो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स में 1 होती है, एडिशन में वो 0 होती है। इसी तरह से मैट्रिसेस में भी उनके इन्वर्स होते हैं और इन्वर्स से आपकी जो है मैट्रिसेस का जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिलती है। सो द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज रिटन एज ए इन्वर्स, उसकी पावर में -1 लिखते हैं। सो ये आपको सुपरस्क्रिप्ट में -1 लिखा जाता है जो कि उसको उसका इन्वर्स को शो करता है। एंड दिस सेटिस्फाई द कंडीशन दैट ए मल्टीप्लाइड बाय ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और इसमें यह है कि आप देखिए हमने कहा था कि ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए, कि अगर दो मैट्रिसेस आपके पास हैं, कोई भी ए और बी मैट्रिसेस हैं तो वो जरूरी नहीं है कि आपको सेम दे दें। ए और बी अगर दो मैट्रिसेस हैं तो दे आर नॉट इक्वल ऑलवेज इक्वल टू बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन क्या है कि इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर क्या है कि आपके ए और ए इन्वर्स जो है वो ए इन्वर्स ए भी ले लें तब भी फर्क नहीं पड़ेगा और दैट विल गिव यू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 होंगे, बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होंगे। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, द मैट्रिक्स दैट हैज ऑर्थो नॉर्मल कॉलम्स, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. इट सेटिस्फाई द कंडीशन दैट अगर Q कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसकी ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स हैं. और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि आपके पास कोई भी Q मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज जब उससे मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ हमने इन्वर्स की बात की, यहाँ पे आपके पास ट्रांसपोज आ गया. ठीक है, तो ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले. अब यहाँ देखिए कि क्या है कि इसका ट्रांसपोज और इसका इन्वर्स सेम है. सो हम ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स की बात करते हैं और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो हमारे पास ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होती है कि आपके चाहे वो पहले ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें या बाद में उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देती है. और Q जो है वो आपके पास ट्रांसपोज जो है वो उसके इन्वर्स के बराबर है. ऑब्वियसली जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसके साथ आप देखिए तो इसका मतलब यही है कि आपके पास जो ट्रांसपोज है वो उसका इन्वर्स मैट्रिक्स भी है. ठीक है, द वेक्टर हुज लेंथ इज 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर. ठीक है, एक कोई भी वेक्टर, हमने आपको बताया था कि कॉलम वेक्टर क्या होता है जिसमें एक कॉलम हो, वह रो वेक्टर क्या होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो, और कोई जो है वो एक रो हो और n नंबर ऑफ कॉलम्स हो. इसी तरह से जो आपका कॉलम वेक्टर है, एक कॉलम होगा और नंबर ऑफ रोज कोई भी n हो सकती हैं. सो द यूनिट वेक्टर कौन सा है जिसकी लेंथ 1 हो, मीन्स कि उसका एक एलिमेंट 1 हो, बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हों, तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं. वेक्टर हुज लेंथ इज 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर. ए वेक्टर दैट हैज ऑल इट्स एलिमेंट इक्वल टू 0 एक्सेप्ट 1 एलिमेंट. ठीक है, कि एक एलिमेंट के अलावा उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होने चाहिए. विच हैज अ वैल्यू ऑफ यूनिटी, कि कोई भी वेक्टर आप ले लीजिए, कोई भी वेक्टर हम ले लेते हैं, तो इसका 0 1 0 0 ये यूनिट वेक्टर है. इसी तरह से ये u वेक्टर में ले लूं, सॉरी u है, ये आपके पास जो है 1 0 0 0 ये भी यूनिट वेक्टर है. और इसी तरह से अगर मैं w ले लूं तो ये जो है रो वेक्टर है, लेकिन इसमें भी ये यूनिट वेक्टर है. ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह के जो वेक्टर्स हैं वो आपको यूनिट वेक्टर कहलाते हैं कि सिर्फ एक एलिमेंट उसका नॉन जीरो हो, 1 हो, और बाकी सारे के सारे 0 हों. एंड दिस विच हैज द वैल्यू ऑफ यूनिटी, दिस इज कॉल्ड द यूनिट बेस वेक्टर. ठीक है, क्योंकि ये तमाम जो है वेक्टर्स की बेस बनाता है, तमाम मैट्रिसेस की बेस बनाता है, सो हम इसको बेस वेक्टर भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर 3 डिस्टिंक्ट यूनिट बेस वेक्टर्स फॉर ऑर्डर 3 वेक्टर्स. ठीक है, 3 वेक्टर्स अगर हैं आपकी ऑर्डर 3 है वेक्टर्स का, तो उसके 3 होंगे. किस तरह से होंगे कि आपके पास अगर u एक है वेक्टर, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यूनिटी है, और बाकी 0 हैं. एक और वेक्टर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सेकंड 1 है, थर्ड जो है वो 0 है. इसी तरह से w एक वेक्टर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट 0 है, और थर्ड जो है वो आपके पास जो है वो 1 है. सो आपके पास ये तीनों जो है मिला के ये आपको एक बेस वेक्टर, किसी भी जो है 3 ऑर्डर के वेक्टर्स की बेस बनाता है, कि आप कोई भी वेक्टर जो है उसको इनकी सम ऑफ दीज वेक्टर और मल्टीप्लाइड बाय सम कोएफिशिएंट जो है उसको लिख सकते हैं. नल वेक्टर्स आर डिफाइंड एज द वेक्टर्स विद ऑल द एलिमेंट्स इक्वल टू 0. नल वेक्टर क्या है कि जिसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होंगे. सो अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है u, तो ये आपका नल वेक्टर है. ठीक है, ट्रांसपोज वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है x1 x2 x3, ये 3 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, कोई भी 0 नॉन 0 कोई भी हो सकते हैं. अगर आपके पास ये वेक्टर्स हैं तो उसका जो ट्रांसपोज है वो कैसे है, u ट्रांसपोज जो है वो आपके पास, जैसे हमने कहा था ना, हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसी तरह से इसको हम, कॉलम है तो कॉलम को हम रो में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो ये उसका वेक्टर का ट्रांसपोज होगा. और अगर कोई आपके पास से v वेक्टर है जो कि ट्रांसपोज है, फर्ज करें
1 0 है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा 0 1 0। तो इस तरह से हम इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा नोटेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को करने जा रहे हैं। हमें कोई पता नहीं है कि उसमें कितने अननोन्स हैं, कितनी इक्वेशंस हैं। सो हम अगर सिग्मा नोटेशन में यूज़ करेंगे तो हम वो सारा सिस्टम जो है एक लाइन में लिख सकते हैं। आप देखिए कि हमारे पास ये सिग्मा की नोटेशन है, कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो हम इसको देखते हैं कि ये एक कोई भी वेरिएबल है x और इसका सबस्क्रिप्ट है i, तो i वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये इसका क्या मतलब है, कैसे लिखा जा सकता है। व्हेन i इज इक्वल टू 1 तो ये x1 हो गया। ये सिग्मा नोटेशन जो है ये बेसिकली सम को शो कर रही है कि आप सम करते चले जाएं। सो x1 पहले i1 है तो x1 है, प्लस अब i2 हो गया तो x2 हो जाएगा, फिर उसके बाद i3 होगा तो प्लस करेंगे तो x3 हो जाएगा, फिर उसके बाद i4 होगा तो इसको x4 हो जाएगा, और in तक हम कोई भी n की वैल्यू होगी। इट कैन बी 10, इट कैन बी 100, इट कैन बी 1000, और लास्ट में आपके पास आखिरी जो है नंबर वो xn होगा। कि अगर यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे अगर मेरे पास ये x1 जो है वो था 2, x2 अगर 3 था, x3 अगर 4 था, और x अगर n है, n की वैल्यू 2 3 4, और ये 101 नंबर्स हैं, तो ये आपके पास जो है वो 100 तक जो है लास्ट वाला एलिमेंट ये हो जाएगा। तो ये आप सम करेंगे तो इस सारे नंबर्स को हम जो है ये डाटा हम रीड कराएंगे, हम कंप्यूटर में देखेंगे कैसे करते हैं, इसको हम रीड कराएंगे और ये हमारे पास सम जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसी तरह से कोई कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है। ये तो आपका वेरिएबल था ना कि x1 की क्या वैल्यू है आप देते हो, x2 की क्या वैल्यू, x3। ये देखिए इसके साथ सब्सक्रिप्ट है, ये अरे बन रही हैं, ठीक है। तो इनको हम वैल्यू देते हैं तो हम उन सारों को सम कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई कांस्टेंट है और उसको हम n टाइम्स जो है सम करना चाहते हैं तो क्या होगा कि वो कांस्टेंट n टाइम्स जो है सम हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू c प्लस, ठीक है, और ये 1 जो है वो n टाइम्स हो गया। इस तरह से हम इसको c प्लस इस तरह भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप देखिए तो इसको मैं इस चीज़ को मैं यूं भी लिख सकती हूँ कि ये c टाइम्स जो है n टाइम्स जो है वो, ठीक है, समेशन i वेरी फ्रॉम 1 to n, c क्या होगा कि c प्लस c प्लस c प्लस ये सारा n टाइम्स c, ठीक है। तो ये c अगर इनको ऐड करते चले जाएं तो ये n टाइम्स c हो जाएगा, जो कि हमारे पास ये आ गया। तो इसमें ये भी है कि कांस्टेंट आप बाहर इसमें निकाल सकते हैं, कॉमन ले लें और 1 को n टाइम्स ऐड कर दें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स ऐड होगा तो दैट विल बी n, और साथ उसके c मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर इसी तरह से अगर i वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to 1 तो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 1 पे ही एंड हो जाएगी। इट मीन्स के इट इज जस्ट x1, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। फिर इसी तरह से i वेरीज फ्रॉम x1 से n जो है वो आपके पास ये i देखिए हम i वेरी कर रहे हैं फ्रॉम 1 to n, xi ये इक्वल है। अब इसके बजाय हमने सब्सक्रिप्ट j डाल दिया और j वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब क्या है कि ये जो इसका सब्सक्रिप्ट का इंडेक्स हमने लिया, चाहे हम i लें, j लें या k ले लें, ये डमी इंडेक्स है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काउंटर कौन सा चल रहा है, काउंटर है i 1 से n तक। ये 1 से n जो है ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, चाहे यहाँ पे आप i लगा लें, चाहे j लगा लें, चाहे k लगा लें, वो सारे के सारे डमी इंडेक्स कहलाते हैं और ये इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। जस्ट आपको आपने अपना काउंटर चलाना है, उस काउंटर को आप जो है वो देखेंगे कि कैसे चलेगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, हम इस पे आते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे कैन बी रिटन एज, आपके पास देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है कि आपके पास अगर एक पहली इक्वेशन आप देख लीजिए, फर्स्ट रो देख लें तो आपके पास क्या होगा, a11 प्लस a11 मल्टीप्लाइड बाई x1 प्लस a12 x2 प्लस a13
x3 प्लस a1n xn इज इक्वल टू b1। ठीक है, तो इस सारी को देखिए कि अगर मैंने अभी आपको समेशन की बात बताई थी, तो समेशन में क्योंकि जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो सारे का सारा 1 है, ठीक है, और सेकंड सबस्क्रिप्ट देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसके साथ x के साथ भी 1 1 है, यहाँ पे इसका सेकंड सबस्क्रिप्ट 2 है, x के साथ भी सबस्क्रिप्ट 2 है, इसका 3 है तो x के साथ भी 3 है, लास्ट n है, xn है, और यहाँ पे b1 है। तो हम इसमें सारे के सारे की समेशन देखें कि a1 तो कॉमन है सब में, सारे सब में एक ही है, ये 1 2 3 और n तक जा रहा है, तो हम इसको i कह लेते हैं, और i वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 टू n, ठीक है, क्योंकि 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है। ठीक है, आपके पास ये है i और इसके साथ आपके साथ क्या है, xi है, तो ये वेरी कर रहा है फ्रॉम, ये आपके पास i वेरी कर रहा है 1 2 3 अप टू n, और a का सेकंड सबस्क्रिप्ट जो है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 टू n। तो हम जब इसमें लिखेंगे तो ये समेशन में ये पूरी की पूरी इक्वेशन, इतनी लंबी इक्वेशन थी, अब हम इसको सिर्फ सम करके यहाँ तक कर लेंगे। सो यहाँ से इसने ये यहाँ हमने m लिखा है, तो मैं इसको यहाँ से भी m कर देती हूँ कि ये आपके पास m हो जाएगा। तो सो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं इसके वो आ जाते हैं। सो दिस शुड बी रिटन एज b1। इसी तरह जो सेकंड रो है, ठीक है, इक्वेशन आपकी सेकंड है, उसको भी हम देखें। हमारी सबस्क्रिप्ट क्या थी, यहाँ पे पहली रो में हमारा फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो था 1 था और यहाँ b1 था। सेकंड रो जब आएगी तो हम, आपको पता है कि सेकंड रो में हमारा फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो है वो 2 हो जाएगा, और बाकी 2 1 2 3 2 2 2 3 इस तरह से आगे चलेगा। सो हम उसको सारी की सारी सेकंड इक्वेशन को हम इस तरीके से, जे के कॉलम जो है इसके भी सेम है, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम सेम है, नंबर ऑफ रोज जो है यहाँ पे चल रही है 1, ये सेकंड रो है, फिर एक्स जे होगा दैट विल बी इक्वल टू b2। आपकी सेकंड इक्वेशन की ये फॉर्म जो है वो इस तरह से आएगी। देन आपकी थर्ड रो होगी, तो फर्स्ट जो है सबस्क्रिप्ट इसका 3 हो जाएगा, b का भी 3 हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन है, सो दैट विल बी इक्वल टू a3j, और j वेरी फ्रॉम 1 टू m, सब में समेशन एक ही है, j फ्रॉम 1 टू m, j फ्रॉम 1 टू m, j फ्रॉम 1 टू m। और ये थर्ड इक्वेशन है आपकी, ये थर्ड रो है, और ये आपके पास हो गया b3 के बराबर। इसी तरह से आप चलते जाएं, लास्ट में आके जो है वो n तक, अगर आपकी n रोज हैं तो ये j वेरी फ्रॉम 1 टू m, a n j x j इज इक्वल टू बी एन। तो ये आपकी सारी की सारी रोज जो हैं सिस्टम ऑफ एन इक्वेशंस जो है वो सारी की सारी मूव करके इस समेशन की फॉर्म में जस्ट आपने ऐसे लिख ली। अब इतनी सारी इक्वेशंस हैं, एन नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, हम इनको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। सो फर्दर किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास जे वेरी फ्रॉम 1 टू m, ये सारी की सारी समेशन जो है इनको कंबाइन किया, तो जे आई वेरी फ्रॉम 1 टू m है, x जो है, अब जो j था वो j ही रहेगा, ये हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये 1 2 3 अप टू n, तो हम इसको i लिख रहे हैं, ठीक है, ये i है, x j ही रहेगा। अब हमने, हमारे पास क्या था, ये 1 फर्स्ट इक्वेशन थी, b1 था, सेकंड इक्वेशन थी b2 था, थर्ड इक्वेशन थी b3 था, nth इक्वेशन थी तो bn था। तो हमारे पास जो ये हमने सबस्क्रिप्ट i लिया, हमारे पास ये bi हो गया, और यहाँ पे हम ये कहते हैं कि एक समेशन आपने ले ली, आपकी पूरी इक्वेशन एक बनती है। और उसके बाद क्या है कि i वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 2 3 अप टू n, कि फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि हम i की वैल्यू 1 ले लेंगे और ये समेशन जो है वो पूरी इसको ओपन करेंगे, फिर i2 ले लेंगे और पूरी समेशन को ओपन करेंगे, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, i3 ले लेंगे, पूरी समेशन को जब ओपन करेंगे तो आपके पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। सो हम ये सारी नंबर ऑफ n इक्वेशंस को हम इस तरीके से एक स्टेटमेंट में, एक जो है छोटी सी लाइन में, हम पूरी की पूरी सिस्टम की इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं। प्रोडक्ट नोटेशन कैसे होती है, अभी तो हम समेशन की बात कर रहे थे। प्रोडक्ट नोटेशन को हम, ये जो है ये पाई के, तो इस तरह से ये सिंबल जो है इस सिंबल से हम शो करते हैं। i वेरीज फ्रॉम 1 टू n, तो अगर आपके पास x के n नंबर्स हैं, उनको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो जस्ट ये है कि xi जो है
यहाँ पे सॉरी ये आई होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ये आपका आई है, ठीक है। तो ये आई जो है वो आपके पास क्या होगा, आई जो है x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय x2 x3 और इसी तरह से ये जो है आपके लास्ट एलिमेंट जो है वो xn हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है प्रोडक्ट जो है नोटेशन जो है वो ये है। समेशन की नोटेशन तो आपने देखी थी ना कि ये वाली थी, ठीक है, ये समेशन की है और प्रोडक्ट की आपके पास ये है। सो हम जो है इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं पहले मेथड की तरफ कि हमें सिस्टम ऑफ n इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करने हैं। उसके लिए पहला मेथड जो है वो आप देखिए, आप जो बाय हैंड लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस को सॉल्व करते थे, हमें जो भी आसान लगता है हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। आपके पास इक्वेशंस हैं, कोई भी नंबर की इक्वेशंस हैं, आप देखते हैं जहां आपकी मल्टीप्लिकेशन आपको आसान नजर आती है, आप उनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके अपने जो है वेरिएबल कोएफिशिएंट्स को, डिफरेंट कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके और जब एलिमिनेट करते हैं तो आप उन इक्वेशंस को रिड्यूस करते चले जाते हैं और फिर वहां से किसी भी x1 x2 x3 की किसी तरतीब से भी, किसी तरीके से भी आप उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसको कंप्यूटर पे कैसे करेंगे। कंप्यूटर पे उतने रैंडम तरीके से हम नहीं कर सकते, कंप्यूटर पे हमें कोई सिस्टमैटिक तरीका करना होगा। सो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को हम कंप्यूटर पे किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए क्या है, दिस इज द फर्स्ट मेथड usually presented in algebra for the solution of the set of equations in which the unknowns are found by elimination method, ठीक है। हम एलिमिनेट करते हैं जिस तरह हम लीनियर अलजेब्रा में करते रहे हैं, तो हमने एलिमिनेट करके करना है। इट्स कॉल्ड द गॉसियन एलिमिनेशन, ठीक है। गॉसियन एलिमिनेशन ये कब कहलाता है, इफ अ पर्टिकुलर सिस्टमैटिक स्कीम एट्रीब्यूटेड टू गॉस, ठीक है, साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, इज यूज्ड इन द एलिमिनेशन प्रोसेस, कि अगर हम ये एलिमिनेशन मेथड से तो हमने बहुत किया लीनियर अलजेब्रा में, लेकिन गॉसियन एलिमिनेशन मेथड क्या है कि जब हम बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इसको करें, क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे तो तब हम उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, रैंडम तरीके से करेंगे तो हमारे लिए उसकी प्रोग्रामिंग नामुमकिन हो जाएगी। और हम जब करते हैं, जाहिर है कि अगर आपके पास 3x3 का सिस्टम है, 3 इक्वेशंस का सिस्टम है या 4 इक्वेशंस का सिस्टम है या शायद 5 तक भी हम थोड़ा बहुत कोशिश करके उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ जाती हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हमें कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ती है और कंप्यूटर की हेल्प लेने के लिए हम चाहते हैं, जिस तरह अभी हमने आपको बताया कि समेशन में हम नंबर ऑफ n इक्वेशंस को सिंगल एक टर्म्स में लिख सकते हैं, इसी तरह से हम कंप्यूटर में चाहेंगे कि हम ये सारे का सारा सिस्टम जो है सिर्फ एक टर्म में एक प्रोग्राम करके एक लूप बना के उसको सॉल्व कर लें। तो उसके लिए जो सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे तो दैट मेथड इज नोन एज द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, कि उसको एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक स्कीम से करेंगे। दिस मेथड इज द बेसिक पैटर्न ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मेथड्स, ठीक है, दैट आर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट मेथड, क्योंकि इसमें इटरेशन नहीं इन्वॉल्व होती, हम जो कैलकुलेट करते चले जाते हैं नंबर्स को, तो वो आपके पास जो है वो मतलब उसमें हम बाद में करेंगे। तो आइटरेटिव मेथड आप जब करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि डायरेक्ट मेथड का क्या मतलब है। सो ये मेथड जो है ये डायरेक्ट मेथड कहलाते हैं। यूजिंग गॉस मेथड सेट ऑफ n इक्वेशंस इन n अननोन्स, ठीक है, इज रिड्यूस्ड टू एन इक्विवेलेंट ट्रायंगुलर सेट, ठीक है। अभी मैंने आपको ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की बात बताई थी, इसीलिए बताई थी कि हमने इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को रिड्यूस करना है ट्रायंगुलर सेट ऑफ इक्वेशंस में, और फिर उसके बाद उसको हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके तो हमने उसको उसके जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम इसकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे या अपर ट्रायंगुलर सेट में, सेट ऑफ इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, और फिर उसके बाद हम जो है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि हमारे पास लास्ट जो इक्वेशन आएगी वो सिर्फ xn का कोएफिशिएंट होगा, दैट विल बी इक्वल टू
जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे 20 थे वो b ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। सो वहां से हमारे पास xn की वैल्यू आएगी, वो हम उससे सेकंड लास्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से xn माइनस 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद सेकंड जो थर्ड लास्ट होगी वो उसमें हम xn और xn माइनस 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम xn माइनस 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो इस तरीके से हम इसमें हमारा काम होगा। Gaussian elimination method, this is accomplished in the following manner. Consider an example. हमारे पास है सिस्टम ऑफ जो है 4 इक्वेशंस हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको आसानी के लिए एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, फिर उसके बाद हम उसको प्रॉपर मेथड की तरफ आएंगे। तो लेट अस कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस 3x4 इज इक्वल टू 4। ये गैप मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें x3 का भी एक एलिमेंट था, तो मैंने उसके लिए वहाँ जगह छोड़ी है। सो ये पहली इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन है 3x1 माइनस x2 माइनस x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू माइनस 3। और फोर्थ इक्वेशन है माइनस x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 माइनस x4 इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करना चाहते हैं गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से, तो हम क्या करेंगे कि हमने कहा कि एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर हम बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला तो ये होता है कि हम एक पिवट इक्वेशन लेते हैं। जब हमारे पास सारी की सारी इक्वेशन मौजूद हैं तो फर्स्ट कॉलम जो है हम उसकी तरफ हमारी तवज्जो होगी पहले स्टेप में। उसमें क्या है कि हम देखेंगे कि हमारा सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है, जैसे 3 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो ये सबसे इनमें से लार्जेस्ट नंबर है। सो मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के तौर पे यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दूंगी और पहली इक्वेशन मेरी ये हो जाएगी। आपको पता है कि इक्वेशंस का ऑर्डर चेंज करने से कोई इक्वेशंस पे सोल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ता, और इसी तरह से हम मतलब ये हमारी जो है वो इसमें हम ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी पिवट इक्वेशन कहलाएगी और ये जो है ये एलिमेंट जो है ये पिवट एलिमेंट कहलाएगा। अभी मैं इस चीज़ को नहीं देख रही, ठीक है, मैं जस्ट आपको मेथड बताना चाह रही हूँ कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड क्या है। सो मैंने थोड़ा सा अपनी तौर पे, क्योंकि मैं इसको बाय हैंड कैलकुलेट करूंगी, तो मैंने इसको ज़्यादा आसान इसलिए रखा कि मैं इसको अभी पिवटिंग नहीं कर रही, लेकिन बाद में आपको पार्शियल पिवटिंग के सिर्फ रो इंटरचेंज करने का या फुल पिवटिंग जिसमें कॉलम भी इंटरचेंज कर सकते हैं, तो वो भी थोड़ा सा आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल हम इसी को गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को देखना चाह रहे हैं। हम ये करेंगे कि हम पहली इक्वेशन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड इक्वेशन को के जो फर्स्ट कॉलम है सेकंड इक्वेशन का, थर्ड का और फोर्थ का, हम उसको एलिमिनेट करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने पहली इक्वेशंस जो है वो इस तरह से रखी कि यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस 3x4 इज इक्वल टू 4। फिर आपके पास जो है हमने इसको एज इट इज रख लिया, लेकिन हमने सेकंड इक्वेशन जो है वो हमने एलिमिनेट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उसको लिखते हैं 2x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 1। और पहली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं इसी के कोएफिशिएंट से और इनमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हम पहली इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 6x4 इज इक्वल टू 8। और जब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 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 एंड माइनस। तो ये पहला कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से आपके पास माइनस x2, ठीक है, माइनस x3 माइनस 5x4 इज इक्वल टू माइनस 7। तो आपकी जो सेकंड इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो गई माइनस x2 में, माइनस x3 माइनस 5x4 इज इक्वल टू माइनस 7। ये आपकी सेकंड इक्वेशन के हमने ये एलिमिनेट कर दिया। अब जब इसको एलिमिनेट करना है तो इसमें हम ये लिखते हैं 3x1 माइनस x2 माइनस x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू माइनस 3। और फर्स्ट इक्वेशन को हम इसके 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने ये एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
पूरी की पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगी 3x1 प्लस 3x2 प्लस 9x4 इज इक्वल टू 12। और इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 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 एंड माइनस, तो ये कैंसल आउट हो गया। ये -4x2 आ गया, ये -x3 आ गया, -7x4 आ गया एंड देन ये -15। ठीक है, तो आपके पास जो थर्ड इक्वेशन थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई -4x2 में और -x3 -7x4 इज इक्वल टू -15। फिर आप फोर्थ इक्वेशन को जब ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो हम माइनस इसको लिखते हैं -x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 -x4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और देन हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे कि इसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -x1 -x2 -3x4 इज इक्वल टू -4। तो जब इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस 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 एंड प्लस हो गया, तो यहाँ पे आपके ये कैंसिल हो गया और ये आपके पास 3x2 प्लस 3x3 और प्लस 2x4 इज इक्वल टू 8 आ गया। तो हमारी जो फोर्थ इक्वेशन थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई 3x2 प्लस 3x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास हम देखिए कि फर्स्ट कॉलम जो है वो सारे का सारा जीरो हो गया और यहाँ पे हम इसको एक्चुअली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। सो हमारे पास जो है ये x1 नॉन जीरो है, इसका कोफिशिएंट, x2 का नॉन जीरो कोफिशिएंट है। अब इन दो कॉलम, ये जो कॉलम है इसके ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनको हम जीरो करना चाहेंगे। सो हम जो नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे कि हम इसको जीरो करेंगे और इसको जीरो करेंगे। तो लेट अस रीराइट दिस इक्वेशंस ऑन द नेक्स्ट पेज। तो हम उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस 3x4, इसको हम लिख लें x1 प्लस x2 प्लस 3x4 इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन क्या है, -x2 -x3 -5x4, -x2 -x3 -5x4 is equal to -7। थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, -4x2 -x3 -4x2 -x3 -7x4 is equal to -15। फिर उसके बाद है लास्ट इक्वेशन है 3x2 3x3 2x4 प्लस 3x2 प्लस 3x3 प्लस 2x4 is equal to 8। अब हमने क्या करना है, फिर अगेन हम अपना करेंगे। अब पहली इक्वेशन को छोड़ दीजिए, हमने ये कॉलम नॉन जीरो रखना है, बाकी ये जो हैं ये जीरो करने हैं। सो हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन एज इट इज रहने देंगे और इन इक्वेशंस को एलिमिनेट करना चाहते हैं। सो हम पहले थर्ड इक्वेशन को लिखते हैं रफ वर्क के तौर पे, -x2 -4x2 -x3 -7x4 इज इक्वल टू -15। और सेकंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस 4 से। ठीक है, जब हम इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4x2 -4x3 -20x4 इज इक्वल टू -28। ठीक है, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस प्लस, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये कैंसिल आउट हो गया और आपके पास ये क्या आ गया 3x3 और ये आपके पास आ गया प्लस 13x4 इज इक्वल टू 28 -15 कितने होते हैं 13।
ठीक है, तो आपके पास ये आ गया जो है। अब हम इसको नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस 3x4 इज इक्वल टू 4। हमने सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज रहने दिया, x2 माइनस x3 माइनस 5x4 इज इक्वल टू माइनस 7। फिर आपकी जो थर्ड इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म हुई 3x3 प्लस 13x4 इज इक्वल टू 13। ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि हमने अपनी इस इक्वेशन को अब एलिमिनेट करना है। इसका फर्स्ट जो है ये एलिमेंट, इसको एलिमिनेट करना है, तो ये है 3x2 प्लस 3x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 8। और हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को, क्योंकि इसमें क्या है आपका 3 है तो इसको हम वही कोएफिशिएंट लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। सो हम इसको -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो सेकेंड इक्वेशन है -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x2 प्लस 3x3 प्लस 15x4 इज इक्वल टू 21। जब इसको हमने किया और यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। आपके पास आ गया -13x4 इज इक्वल टू, यहाँ से कैंसिल किया तो ये -13 आ गया। सो आपके पास जो लास्ट इक्वेशन आई वो क्या आई, -13x4 इज इक्वल टू -13। ठीक है, तो अब आप देखिए कि क्या है, ये ऑटोमेटिकली एक स्टेप आपको आपका बच गया, अदरवाइज एक स्टेप आपको और करना पड़ता, लेकिन आपके पास ये डायगोनल एलिमेंट्स आ गए और डायगोनल से ऊपर, तो ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो गई। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि लास्ट इक्वेशन आप देखिए कि इसमें आपके पास सिर्फ x4 है, इसका कोएफिशिएंट -13 और ये -13 के इक्वल है। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्या हम कंक्लूड करते हैं कि आपके पास x4 इज इक्वल टू -13, और ये आप -13 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा -13 दैट इज इक्वल टू 1। मीन्स कि आपके पास x4 इज इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये x4 की वैल्यू आई। अब हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है कि सेकंड लास्ट इक्वेशन आप देखिए, इसमें आप x4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर कीजिए तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3x3 प्लस x4 क्या है, 1 है, तो ये 13 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 13। सो आपके पास यहाँ से 3x3, यहाँ से हम इसको 13 को इस साइड पे लेके जाते हैं तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आप कंक्लूड करते हो कि आपके पास x3 जो है वो 0 आ जाता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आप x4 की वैल्यू भी आ गई, x3 की आ गई, थर्ड लास्ट में या सेकेंड इक्वेशन में, क्योंकि 4 हैं तो थर्ड लास्ट इक्वेशन में आप जाइए तो आपके पास है -x2 माइनस x3 की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, 0 हो गई, -5 और x4 की वैल्यू 1 है तो मैं 5 वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, दिस इज -7। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है -x2 और ये क्या है, ये 0 हो गया, ये -5 है तो इस साइड पे मैं लेके आऊंगी तो ये होगा -7 प्लस 5, तो दिस इज इक्वल टू -2। यहाँ से आपके पास -x2 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से आपके पास आ जाता है x2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और फिर आप फर्स्ट इक्वेशन पे आइए, आपके पास x1 ये है, x2 की वैल्यू क्या है, मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, 2 प्लस 3x4, x4 1 है तो 3 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x2 प्लस 2 प्लस 3 5, और इस साइड पे आएगा तो -5 हो जाएगा, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपके पास x1 है, ये है x1 इज इक्वल टू -1। सो आपके पास जो है ये सोल्यूशन आपके पास आ गया। अगर वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिखना चाहें तो ये आपके पास जो है x1 x2 x3 x4, तो x1 है -1, x2 है 2, x3 है 0 और x4 है 1। ये आपके पास जो है सोल्यूशन आ गया। इनको अब आप अगर अपनी बेसिक इक्वेशन में लेके जाएं, जो पहले हमने इक्वेशन लिखी -1 2 0 1, तो ये है
-1 2 0 1, ये आपके पास सोल्यूशन है। इसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, सभी इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करके देखिए कि x1 को -1 पुट कीजिए, x2 2 हो जाएगा, ये 3 0 है, ये 1 है, इज इक्वल टू 4। तो आप यहाँ देखिए कि आपके पास जो है ये सोल्यूशन जो है वो आपको ये -1 और 2 1 आ जाएगा, 1 और 3 4, 4 इज इक्वल टू 4। तो ये आपकी इक्वेशन पहली सेटिस्फाई हो जाती है। इसी तरीके से आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपकी ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी और आपकी ये सोल्यूशन जो है ये आ गया। अब इस चीज को हम लेके चलते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे कि अब हम जनरल फॉर्म देखते हैं कि गॉसियन एलिमिनेशन में होता क्या है। हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ये पहली इक्वेशंस है जिसमें n को x n तक हैं, n अननोन्स हैं, पहली इक्वेशन है, और आपके पास ये b1 है। मैंने आपसे कहा ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन है जिसके n अननोन्स हैं। इसी तरीके से आपके पास थर्ड इक्वेशन है, और इसी तरीके से आपके पास ये सिस्टम ऑफ n इक्वेशन विद n अननोन्स जो है ये आ गया। इफ बीज आर नॉट ऑल जीरो द सेट ऑफ इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस, कि इनमें से कोई भी एक भी अगर नॉन जीरो हो जाता है तो आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। अगर ये सारे के सारे बीज जीरो हो जाते हैं तो देन इट विल बी होमोजीनियस। ऑल मस्ट बी इंडिपेंडेंट टू ऑब्टेन अ यूनिक सोल्यूशन। अगर ये नॉन होमोजीनियस है तो ये सारी की सारी इक्वेशंस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए टू गेट अ यूनिक सोल्यूशन, अदरवाइज आपको यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। Or we can also say that n by n non-homogeneous system of linear equation has a unique non-trivial solution if and only if determinant is non-zero। ठीक है, determinant आपने कैलकुलेट किया हुआ है, आपको पता है क्या होता है। सो इसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो ये आपको यूनिक सोल्यूशन देगा। इफ दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो देन द सिस्टम हैज ईदर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस और has infinite number of solutions। ठीक है, the Gaussian elimination method is accomplished in the following manner, कि आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। हमने इसको n सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में लिख लिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहला काम हमने क्या करना है कि जैसे हमने प्रीवियसली किया कि पहली इक्वेशन को हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस a1n xn, दिस इज इक्वल टू b1। ये इक्वेशन एज इट इज रहेगी। उसके बाद हम इसके ये बाकी कॉलम के जितने भी इस फर्स्ट कॉलम के बाकी एलिमेंट्स हैं उनको जीरो करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि हम पहले इस इक्वेशन को कोफिशिएंट को बराबर करना चाहते हैं। कोफिशिएंट को बराबर करने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये a11 है, ये a21 है, ये डिफरेंट हो सकते हैं। सो हम पहले ये करेंगे कि पहली इक्वेशन को हम सारे को इसके कोफिशिएंट को x1 का कोफिशिएंट जो है वो 1 बना लेंगे। 1 बनाने के लिए क्या है कि मैं इस इक्वेशन को थ्रू आउट a11 से डिवाइड कर देती हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, x1 प्लस a12 डिवाइडेड बाय a11 x2 प्लस a13 डिवाइडेड बाय a11 x3, और ये इसी तरह से मैं सबको डिवाइड करती चली जाऊं, और a1n डिवाइडेड बाय a11 xn इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय a11। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट हो गया 1। अब इसके बराबर मैंने करना है ताकि मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करके इसको जीरो कर सकूं। तो क्या करूंगी कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी a21 से x1 प्लस a21 a12 डिवाइडेड बाय a11 x2 प्लस a21 a13 डिवाइडेड बाय a11 x3 प्लस a21 a1n ओवर a11 xn इज इक्वल टू a21 b1 ओवर a11। ठीक है, अब मेरे पास जो है इक्वेशन ये वाली इक्वेशन है जिसको मैंने यहाँ से इसको जीरो करना है कोफिशिएंट। सो मैं इस इक्वेशन को लिखती हूँ a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3
प्लस A2n xn इज इक्वल टू B2। अब मैं सिस्टमेटिक रहने के लिए मैं यहाँ माइनस ये दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ। माइनस साइन में इसमें इसको लगा लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे। अब जब सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास क्या है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ मेरे पास आता है A22 माइनस A21 A12 ओवर A11, ये है कोफिशिएंट है x2 का, प्लस इसी तरह से A23 माइनस A21 A13 ओवर A11, और ये है कोफिशिएंट x3 का, और इसी तरह से आप चलते जाएं तो आपके पास आ जाता है A2n माइनस A21 A1n ओवर A11, और ये xn का कोफिशिएंट है, और इसी तरह से आपके पास आ जाता है B2 माइनस A21 B1 ओवर A11। ठीक है, अब इसको क्या है, मैं ऐसे करती हूँ फिलहाल, क्योंकि ये सारा मैं लिखूँ यहाँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसको कह देती हूँ ये सारे का सारा, लेट अस से इसको मैं, क्योंकि ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का है, तो मैं इसको A22 डैश कह देती हूँ, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। इसी तरह से इसको मैं कह देती हूँ A23 डैश, और इसको मैं कह देती हूँ B2 डैश। तो मेरे पास ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये नंबर चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे पास ये आ जाएगा A22 डैश x2 प्लस A23 डैश x3 प्लस A2n डैश xn इज इक्वल टू B2 डैश। ठीक है, अब इस तरह से फिर मैं इसको नेक्स्ट पे आती हूँ। नेक्स्ट पे आप देखिए कि मैंने क्या किया कि मैंने इस इक्वेशन को, अब थर्ड ये A31 वाली ये टर्म मैंने एलिमिनेट करनी है, तो मैं इस पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ A31 से। तो मेरे पास आ जाएगा A31 x1 प्लस A31 A12 ओवर A11 x2 प्लस A31 A13 ओवर A11 x3 प्लस ये कैंसिल ये हो गया, और लास्ट में आ गया A31 A1n ओवर A11 xn इज इक्वल टू A31 B1 ओवर A11। ठीक है, और मैंने थर्ड इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सो मैं यहाँ लिखती हूँ A31 x1 प्लस A32 x2 प्लस A33 सॉरी मैं कोई गलती कर रही हूँ, A21 A22 A नहीं सॉरी 3 के साथ मैं चल रही हूँ, 3233 x3 प्लस A3n xn इज इक्वल टू B3। तो जब मैं इसको माइनस करूंगी तो आप देखिए कि ये है माइनस 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 और माइनस, तो ये मेरे पास आ जाते हैं, पहला कैंसिल हो जाएगा, दूसरा क्या आएगा A32 माइनस A31 A12 ओवर A11 x2 प्लस A33 माइनस A31 A13 ओवर A11 x3 प्लस, और लास्ट में आता है A3n माइनस A31 A1n ओवर A11 xn, और दिस इज इक्वल टू B3 माइनस A31 B3 यहाँ पे B1 ओवर A11। तो अब इसको मैं फिर अगेन वही काम करती हूँ कि क्योंकि ये मेरा सेकंड जो था सेकंड कॉलम है थर्ड रो का, तो मैं इसको A32 डैश कह लेती हूँ, इसको मैं A33 डैश कह लेती हूँ, और ये डैश कह के तो ये मेरे पास आ जाएगा A32 डैश x2 प्लस A33 डैश x3
प्लस A3n डैश xn इज इक्वल टू B3 डैश। इसी तरीके से मैं इस इक्वेशन को अगेन इस इक्वेशन को मैं A41 से मल्टीप्लाई करूंगी और फोर्थ इक्वेशन से माइनस करूंगी और मैं चलती जाऊंगी, तो मेरे पास जो है वो लास्ट में AN2 डैश xn x2 प्लस AN3 डैश x3 प्लस AN डैश xn इज इक्वल टू BN डैश आ जाएगा। ठीक है, ये सारे का सारा मेरा जो है फर्स्ट कॉलम जो है वो इससे हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ देखिए कि मेरे पास क्या है कि मेरे पास ये सारी की सारी इक्वेशन जो है अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये आ गया 2 2 यहाँ पे है, ठीक है, 2 1 1 2, ये जो सबस्क्रिप्ट हैं ये सब में ये चेंज 1 1 जो है ये सेम है, ठीक है। 1 1 जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है पहले एलिमेंट का और फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है दूसरे का, ये 1 1 थ्रू आउट आपके चल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो हर एक में आपके पास ये सब के सब जो हैं सेकंड जो है सबस्क्रिप्ट फर्स्ट का और फर्स्ट सबस्क्रिप्ट सेकंड का, वो सारे का सारा 1 चल रहा है और इसके जो डिनोमिनेटर में है वो भी सारे का सारा 1 चल रहा है और बाकी जो है वो 2 2 2 2 है, 2 3 है तो 2 3 है और 2n है तो 2n, इस तरह से चल रहा है। तो हमारी एक तरतीब बन रही है। सो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको अगर लिखना चाहें तो ये हमारे पास यहाँ पे आपके पास जो ये 2 2 है, 3 2 है, n है। अगर हम इस एक इक्वेशन को हम लिखना चाहें तो ये हमारे पास जो है 2 इक्वेशन है, ठीक है, और इसमें आपके पास जो है 2 और नंबर ऑफ कितने हैं n तक है तो 2n, ठीक है, माइनस A2 और 1 A1n ओवर A11, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पास एक रो के अंदर 2 फिर 3 हो गया, ये सारे का सारा चेंज होता चला जा रहा है। अब इसमें ये है कि अगर थर्ड रो की तरफ आए तो ये क्या है कि आपके पास जो है फिर अगेन n जो है वो 2 से लेके n तक जा रहा है और यहाँ ये जो है ये आपका 3 हो गया, ठीक है, 2 के बजाय ये 3 हो गया और 3 इधर हो गया। इसी तरह से अगर आप लास्ट में आए तो ये n हो गया, पहला है n। सो हम इसको यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं और k में आपके पास है 1। सो हमारे पास क्या है कि ये यहाँ से आप जो है इसको हर जो है आपके पास यहाँ से, और आपके पास क्या है कि ये जो एलिमेंट है जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ आपका x का एलिमेंट है। सो आप इसको x को 2 करेंगे तो ये आपकी सेकंड जो है वो इक्वेशन बनेगी और इसी तरह से आपके पास b की जो है वो आपके पास b2 a2 1 b1 ओवर 1 1। सो आपके पास यहाँ पे 1 जो हैं वो कहाँ पे हैं मौजूद। तो अगर हम ये देखें तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। तो आपकी ये सेकंड इक्वेशन है। इसी तरह से A3n माइनस A31 A1n ओवर A11, ठीक है, और आपके पास x3 हो गया। सॉरी, इसको मैं ये या तो इसको n कहें कि अगर इसको हम j कह दें, ये भी j हो जाए, ये भी j हो जाए, ये भी j हो जाए, तो ये j जो है साथ साथ इसके आपका चल रहा है एंड j वेरीज फ्रॉम पहला आपका एलिमेंट है 2 तो 2 से लेके n तक है, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया। फिर थर्ड रो में क्या है, अगेन जो है ये j है और j वेरी कर रहा है फ्रॉम 2 टू n, ठीक है, और ये थर्ड रो है। इसी तरीके से आप चलते जाएं तो आपकी n रोज आ जाएंगी a n j माइनस a n 1 a 1 j ओवर A11 और xj इज इक्वल टू, ये b को भी हम इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, j इज इक्वल टू 2 to n, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास अगर हम देखें तो b को हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। b को सेकंड रो में आपके पास b2 था, 2 माइनस 2 1 और b1 ओवर A11, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड रो में आपके पास b एज इट इज आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू b2 माइनस A2 1 b1 ओवर A11,
फिर इसमें थर्ड रो में B3, दिस इज इक्वल टू B3 माइनस A31 B3 ओवर A11, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास जो है वो सारी की सारी जो हैं वो राइट हैंड साइड इसी तरीके से होंगी। सो हमारे पास ये एक तरह से एक सिस्टम यहाँ पे बन गया। अब अगर हम इसको देखें तो मैं इसको नेक्स्ट उसमें लिखती हूँ दोबारा से। ये हमारे पास एक सिस्टम आ गया, ठीक है, हमने उसको देख लिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको रिटेन करना है, इस इक्वेशन को एज इट इज, और ये वाले हमने एलिमिनेट करने हैं, सेकंड कॉलम के ये वाले सारे के सारे एलिमिनेट करने हैं। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अगेन उसी तरीके से हम लिखेंगे कि हम अपने जो है हमारे पास A11 वाली एज इट इज रहेगी, x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 प्लस A1n xn इज इक्वल टू B1, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड आ गई A22 डैश x2 प्लस A23 डैश x3 प्लस A2n डैश xn इज इक्वल टू B2, और ये बाकी सारी इस तरह। लेकिन हमने इसको भी अब रखा, और रफ वर्क में क्या है कि इसको हमने, क्योंकि इन कोफिशिएंट्स को हमने एलिमिनेट करना है, सो पहले इसका कोफिशिएंट A22 हम जो है ये हम डिवाइड करके थ्रू आउट ये कोफिशिएंट हम 1 बनाना चाहते हैं। जब ये 1 बनाएंगे तो ये क्या इक्वेशन कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी A23 डैश ओवर A22 डैश x3 प्लस यहाँ से A2n डैश ओवर A22 डैश xn इज इक्वल टू B2 डैश ओवर A22 डैश। ये आपकी इक्वेशन है। अब इसमें क्या करेंगे कि हम थर्ड इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा A32 डैश x2 प्लस A32 डैश A23 डैश A22 डैश x3 प्लस A32 डैश A2n डैश ओवर A22 डैश xn इज इक्वल टू A32 डैश B डैश ओवर A22 डैश। और इसमें से इसको हम जो है इस इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि है E32 डैश x2 प्लस A33 डैश x3 प्लस A3n डैश xn इज इक्वल टू B3 डैश। तो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस साइंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये आपके पास आ गया A33 डैश माइनस A32 डैश A23 डैश ओवर A22 डैश, कोफिशिएंट है x3 का, और प्लस इसी तरह से चलते जाएं, और ये आ जाएगा A3n डैश माइनस A32 डैश A2n डैश ओवर A22 डैश, और ये कोफिशिएंट है xn का, दिस इज इक्वल टू B3 डैश माइनस A32 डैश B2 डैश ओवर A22 डैश, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इस तरीके से। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए तो हमारे पास हम इसको अब फिर ये दोबारा से कोफिशिएंट चेंज हो गए, तो मैं इसको कह देती हूँ A33 डैश इसी डबल डैश, क्योंकि ये चेंज हो गया तो हम इसको एक और डिफाइन कर देते हैं। इसको मैं डिफाइन कर लेती हूँ A3n डबल डैश, और इसको मैं B3 डबल डैश। तो मेरे पास ये कोफिशिएंट 0 हो गया, और यहाँ पे मेरे पास आ जाता है A33 डबल डैश x3 प्लस A3n डबल डैश xn इज इक्वल टू B3 डबल डैश। ये आपके पास डैश था, और इसी तरीके से ये सारी की सारी जो है ये आपका पूरे का पूरा बाकी जो कॉलम है यहाँ पे बाकी सारे कोफिशिएंट 0 हो गए सेकंड कॉलम के, और थर्ड जो है वो आपकी इक्वेशन जो है इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती चली गई। तो इसमें अब आप चेक कीजिए कि पिछले इक्वेशन में हमारे पास जो डिनोमिनेटर में था वो 1 1 था,
ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या है कि आपके पास डिनोमिनेटर सब में 2 2 है और आपके जो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड सबस्क्रिप्ट है और सेकंड एलिमेंट का जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो भी 2 है। ठीक है, और उसके बाद ये सारे के सारा ये 2 ही चलता जाएगा। तो अगर हम इसको सब्सक्रिप्ट करना चाहें जैसे हमने पहले किया तो आपकी सारी की सारी जो इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म होके यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म सारी की सारी इक्वेशन जो है डबल प्राइम्स में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर अब इसको हम करेंगे, इसको सब डिवाइड करेंगे और फिर ये चलते जाएंगे। तो ये आपके जो प्राइम हैं ये फिर 3 प्राइम्स यहाँ से आगे आ जाएंगे और आपके लास्ट में जो है ये बगैर प्राइम के फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन में 1 प्राइम था, थर्ड में 2 प्राइम्स थे, तो लास्ट में आके आपके पास जो है इक्वेशन वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी जो कि n-1 के साथ होगी। और हमारे पास जो कोफिशिएंट हैं अगर आप उनको देखें तो वो आपकी ये अब आपकी सारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो गई। यहाँ पे आपके पास xn का कोफिशिएंट जब आप निकालेंगे तो bn n-1 प्राइम्स हैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय a-nn प्राइम जो है वो उससे आप n-1 प्राइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास xn की वैल्यू आ जाएगी। वो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो आप xn-1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे और इसी तरह से आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप लास्ट में x1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपके पास जो है ये ट्रायंगुलर में ट्रांसफॉर्म हो गई। अगर हम इनको देखें तो हमारे पास जो है सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गई। तो यहाँ अगर आप सब्सक्रिप्ट की बात करें तो आप देखें कि ये पूरी की पूरा जो मेथड है वो ट्रांसफॉर्म होता है, वो आपके पास जो है वो एक सिंगल सब्सक्रिप्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उससे पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि हम इसको फर्दर किस तरीके से जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने अभी मैट्रिसेस पढ़ी, सो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिसेस में लिख सकते हैं और उसके बाद हम जो है उसको और ज़्यादा आसानी तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो द वैल्यू देन सब्स्टिट्यूटेड इनटू नेक्स्ट टू द लास्ट इक्वेशन ऑफ ट्रायंगुलर सेट टू ऑब्टेन द x-1। ठीक है, ये आपकी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन बता रहा है कि किस तरह से होगी। To illustrate this method, let us consider another example। इसको आप खुद कीजिएगा कि आपने किस तरह से करनी है। और कंप्यूटर के लिए ये है कि अगर हमारे पास 10 तक भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो तो हम जो है उसको बड़ी मुश्किल से लेकिन हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जो जो नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ते चले जाएंगे हमारे लिए इसको हैंडल करना मुश्किल होता जाएगा। सो द कंप्यूटर हैंडल फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म टू अ सर्टेन लिमिटेड number of decimal places, introducing round of error in the computer solution. When only a small number of equations are to be solved, the round of error is small and usually does not substantially affect the accuracy of the result. But if many equations are to be solved simultaneously, the cumulative effect of round of error can introduce relatively large solution errors. For this reason, the number of simultaneous equations which can be satisfactorily solved by Gauss elimination method using 7 to 10 significant digit in arithmetic operation is generally limited to 15 to 20। सिस्टम ऑफ 15 to 20 इक्वेशन में तो बेहतर रहता है, उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर एरर जो है बढ़ने का ज़्यादा अंदेशा होता है। और अगर हमारे पास ज़्यादा कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो हों तो ऑब्वियसली हमें सिस्टम नंबर ऑफ इक्वेशंस कम चाहिए, लेकिन अगर हमारी और फिर अगर ज़्यादा आपके कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो हों तो हमारी जो मैट्रिसेस हैं वो डेंस मैट्रिसेस कहलाती हैं। अगर कुछ थोड़े से जो कोफिशिएंट हैं वो नॉन ज़ीरो हों, बाकी सारे ज़ीरो हों तो वो जो हैं वो स्पार्स मैट्रिसेस कहलाती हैं। सो स्पार्स मैट्रिसेस हों तो हम नंबर ऑफ जो इक्वेशंस हैं उनको बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर डेंस मैट्रिसेस हों तो हमारी जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो कम हो जाएगी। द नंबर ऑफ इक्वेशन विच कैन बी एक्यूरेटली सॉल्व्ड आल्सो डिपेंड्स to a great extent on the condition of the system of equations. If a small relative change in one or more of the coefficients of system of equation result in a small relative change in the solution, the system of equation is called a well-conditioned system. If, however, a small relative change in one or more of the coefficient value result in a large relative change in the solution value, the system of equation is said to be ill-conditioned. तो ये है कि हम कितनी इक्वेशंस को किस तरीके से हैंडल करते हैं, उनके राउंड ऑफ एरर का भी ख्याल रखना पड़ता है, ये सारा कुछ
अभी हमने इसमें गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बताया, लेकिन अभी हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे कि हम इसको कंप्यूटर में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। सो आज का लेक्चर बचा यहीं पे ख़त्म होता है, इसको आप रिवाइज कीजिए। मे बी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो लेकिन मुश्किल नहीं है। सो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।